गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का ICSE 2025 का स्पेसिमेन पेपर, जिसमें हमने MCQ पोर्शन ऑलरेडी कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट आंसर। तो जिसने भी वो MCQ वाला वीडियो नहीं देखा है, गो एंड वॉच दैट वीडियो। आई हैव ऑलरेडी गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड चेक इट आउट। सो विल डिस्कस दिस। तो द क्वेश्चन नंबर 1 इज हु कैन अलाउ एंड डिसअलाउ द अबव मोशन। तो अबव मोशन मतलब ये दिस इज एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि एक्सट्रैक्ट में किस मोशन की बात करी गई है। तो द कांग्रेस मेंबर्स एडजर्नमेंट मोशन, यानी कि किसकी बात करी जा रही है, एडजर्नमेंट मोशन की। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस एडजर्नमेंट मोशन को हु कैन अलाउ और डिसअलाउ। तो एडजर्नमेंट मोशन को लोकसभा में स्पीकर अलाउ या डिसअलाउ कर सकता है। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डज दिस मीन। तो एडजर्नमेंट मोशन का मतलब क्या होता है। एडजर्नमेंट मोशन तब लाया जाता है जब भी कभी इंडिया में कोई ऐसा इवेंट होता है विच इज़ ऑफ ग्रेव पब्लिक इम्पोर्टेंस, अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस। फॉर एग्जांपल कोई रेलवे ट्रेजिडी, रेलवे एक्सीडेंट हो गया है, कोई डिज़ास्टर हो गया है, या कोई फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल इस पेपर लीक हो गया है। तो इस तरीके के मैटर जो कि पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे मैटर जब भी कभी डिस्कस करने होते हैं तो एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है। तो द आंसर फॉर दिस इज स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और एडजर्नमेंट मोशन क्या है, तो दिस इज अ मोशन मीन्स टू स्टॉप ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। मतलब जो कुछ भी उस समय हाउस में हो रहा होगा, कोई भी डिस्कशन या डिबेट चल रही होगी, ऑल दोज प्रोसीडिंग केम टू एन एंड, एंड जो भी अर्जेंट पब्लिक मैटर हुआ है उसको डिस्कशन में लाया जाता है। तो दिस इज़ द आंसर। तो इस तरीके का जो एडजर्नमेंट मोशन होता है, इसी तरीके का और भी मोशन है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि एक मोशन है नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में कुछ एक आध पॉइंट हम बता देते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में कुछ इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है कि सिर्फ लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। ठीक, अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है, व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ इट। तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा से पास हो जाता है तो उस केस में गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया कब जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन तब लाया जाता है जब ऑपोजिशन को, और ये लाया भी ऑपोजिशन, दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द ऑपोजिशन पार्टीज, एंड दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन was introduced when the opposition feel that the current ruling government lacks majority in the Lok Sabha। अब मेजॉरिटी लोकसभा की क्या होती है, तो लोकसभा में टोटल सीट्स इस समय कितनी हैं, 550। पहले 552 हुआ करती थी, अब नहीं होती हैं। 552 में से ये दोनों मेंबर को हटा दिया गया है। ये दोनों मेंबर कौन थे, दीज टू मेंबर बिलोंग टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो अब अगर आंसर आएगा टोटल मेजॉरिटी तो ये होगा। तो इसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी, 550, 550 का डिवाइडेड बाई 2, इट विल केम 275 प्लस 1। तो जो मेजॉरिटी मार्क है वो कितना है लोकसभा के लिए, 276। यानी कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करनी होती है तो इसको 276 मार्क अचीव करना होता है। तो जब भी कभी ऑपोजिशन को लगेगा कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके पास ये इतने MPs नहीं हैं, तो फिर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है। ठीक है, एडजर्नमेंट मोशन लाने के लिए कंडीशन क्या हमने बताई कि कोई अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस हो गया है। ठीक है, इस तरीके के जब भी कभी होगा तो जो मोशन लाया जाता है दैट इज़ नोन एज एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन के साथ साथ एडजर्नमेंट एक टर्म होता है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट क्या होता है, तो एडजर्नमेंट का मतलब होता है कि जब लोकसभा या राज्यसभा सेशन में होते हैं, ठीक है, तो जब भी कभी एक दिन का काम ख़त्म करना होता है, इट मीन्स वेन एवर यू हैव टू एंड द डे सेशन, 1 डे का जो सेशन होता है। फॉर एग्जांपल बजट सेशन इज़ गोइंग ऑन, तो अगर बजट सेशन ख़त्म होना है, ठीक है, डेली, तो ये दिस एडजर्नमेंट मोशन वाज डन बाय, एडजर्नमेंट वाज डन बाय स्पीकर।
स्पीकर डेली का काम ख़त्म करता है। तो एडजर्नमेंट वॉज डन बाय द स्पीकर, और एडजर्नमेंट होता क्या है, टू एंड डेज सेशन, एक दिन का काम जो ख़त्म होता है उसको कहते हैं एडजर्नमेंट। और एडजर्नमेंट की पावर किसके पास होती है, स्पीकर के पास। ठीक है, मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है विच कैटेगरी ऑफ पावर इज़ बीन एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट इन द फॉलोइंग, यानी कि कौन सी पावर यूज़ करी गई है प्रेसिडेंट की इन दो चीज़ों में, हमें कैटेगरी बतानी। तो अप्रूवल ऑफ बिल्स, और दो पावर दी हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो ये जो वाली पावर है अप्रूवल ऑफ बिल, दिस इज़ कैटेगराइज्ड एज द लेजिस्लेटिव पावर, और अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इट इज़ अ एग्जीक्यूटिव पावर। अब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर वेरी जल्दी से शॉर्ट में कुछ चीज़ें बता देते हैं। जैसे जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास कई सारी पावर होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जुडिशियल पावर, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर, एंड दीज आर द कैटेगरीज ऑफ पावर। तो वैसे ही यहाँ पे दो पावर है, लेजिस्लेटिव पावर, सीधे सीधे 3 मार्क्स 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है इसमें। लेजिस्लेटिव पावर में सबसे पहले ये पावर दी गई है, अब यहाँ पे अप्रूवल ऑफ बिल, तो जब भी किसी बिल को अप्रूव करना होता है तो वो अप्रूवल कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। देन प्रेसिडेंट के पास पावर होती है समन की, पावर टू समन, अब ये क्या होता है। देन पावर टू प्रोरोग, ये क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा एड्रेस करने की पावर, एड्रेस पार्लियामेंट, तो ये सब पावर हैं जो प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर है। अभी समन क्या होता है, ये प्रोरोग क्या होता है। समन का मतलब होता है टू कॉल अ सेशन, जब भी कभी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तो पार्लियामेंट को कॉल करने के लिए, गैदर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए जिस चीज़ को कहा जाता है उसको कहते हैं समन। तो जब पार्लियामेंट को सेशन में लाना होता है, और सेशन हमने बताया, सेशन जो है इंडिया में पार्लियामेंट के सेशन जो होते हैं 3 तरीके के सेशन होते हैं। इसका सबसे पहला होता है बजट, फिर होता है मानसून, और फिर होता है विंटर। तो BMW, तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है, सीधा सीधा पूछते हैं, बजट, मानसून एंड विंटर। तो जब भी कभी बजट, मानसून या विंटर सेशन बुलाना होगा तो उस चीज़ को बोला जाता है समन। तो इस समन करने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। इसी तरीके जब पूरा सेशन हो जाता है, जैसे बजट सेशन कंप्लीट हो गया, तो जब पूरी तरीके से सेशन को एंड करा जाता है तो उसको बोलते हैं प्रोरोग, टू एंड द सेशन। तो एंड करने की भी पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। तो ये कुछ लेजिस्लेटिव पावर हो गई, जिसमें अभी हमने देखा अप्रूवल ऑफ बिल्स। इसके अंदर अपॉइंटमेंट की जितनी भी पावर होती हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो बहुत सारे अपॉइंटमेंट करता है इन द और जितनी भी अपॉइंटमेंट की पावर होती हैं वो सब किस में आती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पावर हो गई, लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर। सबकी 2-2 3-3 पावर याद कर लेंगे, एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। Imagine you were an artisan in the year 1856. Mention any 2 ways in which the economic policies of the British would have impacted you. अब 1857 का रिवोल्ट वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें इकोनॉमिक रीजंस, इकोनॉमिक कॉजेज़ में ये चीज़ कवर हो जाएगी। हमने जब पढ़ा होगा आप लोगों ने तो देखा होगा पॉलिटिकल कॉजेज़, इकोनॉमिक कॉजेज़, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो वो सारे कॉजेज़ किसके हैं, 1857 रिवोल्ट के। तो उसमें हमें इकोनॉमिक कॉजेज़ वाली चीज़ें देखनी है कि कौन कौन से ऐसे पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स ने ली जिसकी वजह से इंडिया में फार्मर्स की, आर्टिजन्स की, इन सब की कंडीशन डेटेरियोरेट होती चली गई। तो कुछ 1-2 एग्जाम्पल याद रखेंगे, जैसे हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन द इंडियन प्रोडक्ट्स, फ्री इम्पोर्ट ड्यूटी ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट, इंडिगो कल्टिवेशन पॉलिसी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, डिक्लाइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़। तो इनमें से कोई भी 2 पॉइंट, और भी पॉइंट्स दिए होंगे, दीज आर द फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब ये कैसे रीज़न बने, ये एक्सप्लेनेशन क्या है। ब्रिटिश इंडिया में इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज कर रहे थे ताकि उनकी डोमिनेंस स्टैब्लिश हो पाए। अब वो क्या कर रहे थे, उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज़ को डिक्लाइन करना, डेटेरियोरेट करना शुरू कर दिया था, और उसका फोकस उनके लिए क्या था, इंपॉर्टेंट क्या था कि उनका प्रोडक्ट इंडिया में ज़्यादा बिके। उसके लिए उन्होंने क्या करा, इंडियन प्रोडक्ट्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई, यानी कि इंडिया का प्रोडक्ट अगर बाहर जाता था या तो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई। उसके अलावा जो ब्रिटिश गुड्स थे, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स होते थे, वो कैसे होते थे, फिनिश्ड गुड्स, मशीन गुड्स होते थे, और वो जब इंडिया आते थे तो उसके ऊपर कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी। तो जो ब्रिटिश के गुड्स थे मशीन में बने थे, इंडस्ट्रियल गुड्स थे, तो वो कंपैरेटिवली इंडियन गुड्स से सस्ते थे, और जब वो इंडियन मार्केट में आते थे उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लगती थी, तो वो और ज़्यादा सस्ते बिकते थे।
बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीज़न जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी वो डिक्लाइन करती जा रही थी और इंडियन आर्टिजन्स को, इंडियन फार्मर्स को, इंडियन बिजनेसमैन को नुकसान होता जा रहा था। फिर इंडिगो कल्टीवेशन, पॉलिसी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये भी बहुत पढ़ा होगा। पॉलिसी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने इंट्रोड्यूस करी थी? पॉलिसी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ वाज गिवन बाय दादा भाई नारोजी। रिमेंबर दिस थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दादा भाई नारोजी की एक बुक भी याद रखेंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पहली चीज़। पॉलिसी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने दी थी? तो DBN, दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी किस बुक में दी थी? तो बुक का नाम याद रखेंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। या ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या थी ये बुक से एक बार देख लेना, जब आगे कभी आएगा तो हम एक्सप्लेन भी कर देंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3 is done. 2, give 2 reasons for the acceptance of Mountbatten plan. अब Mountbatten plan, तो पहली चीज़ तो Mountbatten plan आया कब था क्या? तो Mountbatten plan ये एकदम लास्ट वाला प्लान था। इंडिया में कई सारे प्लान आए थे, जैसे कैबिनेट मिशन प्लान, उससे पहले क्रिप्स मिशन, उससे पहले ऑगस्ट ऑफर। तो ये जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें ये तरह तरह के प्रपोजल्स ब्रिटिश इंडिया के लिए लेकर के आते थे पावर ट्रांसफ़र के लिए। तो उसी तरीके का एक ही प्रपोज़ल था माउंटबेटन। ये इंडिया के लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल रहे थे और ये इनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो माउंटबेटन प्लान आया था। माउंटबेटन प्लान इज़ ऑल्सो नोन एज जून प्लान, क्योंकि जून में आया था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिकी बर्ड प्लान। डिकी बर्ड इनका निक नेम था माउंटबेटन का, डिकी बर्ड प्लान। ठीक है, जून प्लान, डिकी बर्ड प्लान या पार्टीशन प्लान भी इसको बोलते हैं। तो ये अलग अलग नाम हैं। माउंटबेटन प्लान के कब आया था? 1947 में आया था। 1947 में आया था, जून 1947। उसके बाद इसी के बेसिस पे इंडिया का पार्टीशन करा गया था। तो दिस प्लान इज़ नोन एज माउंटबेटन प्लान। अब ये माउंटबेटन प्लान को क्यों लोगों ने एक्सेप्ट करा, पार्टीशन क्यों एक्सेप्ट करा गया, इसके 2 रीजंस पूछे गए हैं। तो रीजंस क्या हैं? तो रीजंस क्या है कि पहला क्या रीज़न है? फियर ऑफ कम्युनल राइट्स, कि उस समय लोगों को एक डर था कि अगर इस समय पार्टीशन का हमने प्लान एक्सेप्ट नहीं करा, 2 ही उस समय मेन पार्टी थी, एक तो कांग्रेस, दूसरी मुस्लिम लीग। तो दोनों को ही समझ में आ गया था कि अगर इस पार्टीशन प्लान को हमने एक्सेप्ट नहीं करा तो इट विल लीड टू वेरियस कम्युनल राइट्स। तो उन कम्युनल राइट्स को अवॉइड करने के लिए पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट करना वॉज द फर्स्ट रीज़न। अनदर थिंग इज़ डिले इन ट्रांसफ़र ऑफ पावर कुड लीड टू दी सिविल वॉर। अगर वो ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो उससे भी क्या हो सकता है? सिविल वॉर हो सकती है, यानी कि इंडिया के अंदर और नंबर ऑफ़ पार्टीशन हो सकते थे। तो इस सिविल वॉर को रोकने के लिए भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया। कांग्रेस वाज मेजरली कांग्रेस एक्सेप्ट कर, मुस्लिम लीग ने तो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया था बिकॉज इट वाज देयर डिमांड कि एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए मुस्लिम्स के लिए, और कांग्रेस वाज नॉट एक्सेप्टिंग। तो ये रीजंस हैं कांग्रेस के एक्सेप्ट करने के। उसके अलावा कॉपरेशन विद द मुस्लिम लीग वाज नॉट पॉसिबल। हमने हिस्ट्री में जब पढ़ा होगा तो अलग अलग मीटिंग में, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में लगातार देयर वॉज अ डिसएग्रीमेंट ऑन वेरियस इशूज़। तो उसके साथ कॉपरेशन वॉज नॉट पॉसिबल। तो कॉपरेशन विद मुस्लिम लीग वॉज नॉट पॉसिबल वॉज द अनदर रीज़न। देन फोर्थ इज ऑल्टरनेटिव टू पार्टीशन वॉज गवर्नमेंट विद अ वीक सेंटर। व्हाट डज दिस मीन? कि अगर पार्टीशन नहीं भी होता तो अगर हमें जो गवर्नमेंट मिलती उसका जो सेंटर होता वो बहुत वीक होता। अब यहाँ पे सेंटर का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती? बहुत वीक होती। और हिस्टोरिकली अगर आप चीज़ें देखोगे तो इंडिया में जब भी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट वीक रही है, चाहे वो मुग़ल एम्पायर के समय हो, दिल्ली सल्तनत के समय हो, या और पीछे हिस्ट्री में चले जाएं, तो जब भी कभी वीक रूलर रहा है सेंटर पे, तो इंडिया का हमेशा डिसइंटीग्रेशन होता रहा है, फॉरेन से इन्वेजन होते रहे हैं। तो इसलिए वीक सेंटर नहीं चाहती थी कांग्रेस। तो वही लिखा है अल्टरनेटिव टू पार्टीशन वॉज तो वीक सेंटर नहीं कोई चाहता था। उससे बेटर क्या है कि वी हैव अ डिफरेंट कंट्री, वन फॉर दी अदर कम्युनिटी एंड थिंग अदर फॉर दी अदर। देन लास्ट इज पार्टीशन वुड कुड एलिमिनेट द सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज। यस, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को ख़त्म करना था। ठीक है, तो पार्टीशन के साथ साथ ये सारी चीज़ें, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी जैसी चीज़ें ख़त्म हो गई ताकि इंडिया
जो बन करके निकले वो डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सके. It should follow the path of development. If partition was not there, then India will struggle for these things. तो जब ये पार्टीशन हो गया तो इन सारी चीज़ों से हमें अलग हो गए. तो these are the reason. Learn any 2 reason. These are important reason. और ये 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन में आ सकता है, तो just go through it. ये पेज हम शेयर कर देंगे, just see it. Now moving to question number 5. Mention any 2 leaders of the assertive nationalists. This is very easy question. लाल बाल पाल, ये ट्रियो का नाम याद रखना है. लाल बाल पाल, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, दैट इज पाल. तो लाल बाल पाल ये असर्टिव नेशनलिस्ट हैं. दूसरा ग्रुप कौन सा था? दूसरा ग्रुप नेम इट, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ नाम बताइए. असर्टिव नेशनलिस्ट के अलावा कौन सा ग्रुप था वो हमें बताना है कमेंट बॉक्स में. और दो नेशनलिस्ट लीडर के नाम बता दीजिएगा. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन. अब ये लीग ऑफ नेशन क्या थी? लीग ऑफ नेशन वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो 1919 जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी उसके बाद बनाई गई थी. ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज में जो बनाया गया था वो ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज क्या थी? ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो जब ख़त्म हुई उसके बाद ये पीस ट्रीटी साइन करी गई और पीस ट्रीटी के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करा गया था जिसका पर्पस क्या था? वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करना, वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ हैं उनके आपस के रिलेशन को मेंटेन करना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जैसी सिनेरियो दोबारा ना बन पाए. लेकिन हिस्ट्री में देखा हमने कि कैसे लीग ऑफ नेशन फेल भी हो जाता है अपने ऑब्जेक्टिव्स में अचीव करने में, जिसकी वजह से हिटलर और मसूलिनी जैसे लीडर्स आगे आते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भी शुरुआत हो जाती है. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहला स्टेट्स, यहाँ पे स्टेट्स का मतलब कंट्रीज से हैं. स्टेट्स कैन नॉट एंटर इनटू द सीक्रेट ट्रीटीज़ एंड अलायंसेस, यानी कि जो स्टेट्स हैं, नेशंस हैं, वो किसी भी तरीके के सीक्रेट अलायंसेस में एंटर नहीं करेंगे, यानी कि सीक्रेट ट्रीटीज़ नहीं करेंगे जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 के पहले बनी थी. सेकेंड है कि स्टेट्स कुड नॉट मेंटेन लार्ज आर्मीज़. जो स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, वो बड़ी बड़ी आर्मी, बड़ी बड़ी नेवी, शिप्स ये सब नहीं रख सकते हैं. हमने जर्मनी का देखा था, जर्मनी ने बहुत ज़्यादा वेपनाइजेशन, आर्मी, नेवी डेवलप कर ली थी. तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं. तो एक और ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टेट मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर्स इंडिपेंडेंस. हर एक कंट्री दूसरी कंट्री की इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करेगा. ठीक है, ये भी वो पूरा नहीं कर पाया ऑब्जेक्टिव, बट ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे. एक और ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टेट मस्ट रिफर टू द लीग इफ़ देयर इज़ एनी डिस्प्यूट. कि अगर कंट्रीज़ के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो लीग ऑफ नेशन के पास ये बात लेकर के आएंगे. ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है. जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होती है, जर्मनी और इटली जैसी कंट्रीज़ में डिक्टेटरशिप आ जाती है. तो वो चीज़ें लीग ऑफ नेशन नहीं अचीव करो, यही उसका फेलियर है. लेकिन ये ऑब्जेक्टिव्स याद रखने हैं. ये ऑब्जेक्टिव्स बहुत बार ये क्वेश्चन आया है ऑब्जेक्टिव का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आना है तो 2 एटलीस्ट याद करके रख लें. इनमें से कोई भी 2 याद कर सकते हैं. एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, 2 अलायंसेस बताने. 2 ऑब्जेक्टिव हो गए. देन लास्ट क्वेश्चन इज नेम द 2 alliances formed in Europe before the beginning of the first world war. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले बहुत सारे सीक्रेट अलायंसेस हो गए थे, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट हैं, ट्रिपल ऑन्टेट एंड ट्रिपल अलायंस. ठीक है, तो एक ग्रुप ये था और एक ग्रुप ट्रिपल अलायंस था. ट्रिपल ऑन्टेट जर्मनी वाला ग्रुप, जिसमें जर्मनी थी, इटली थी. ठीक है, और अनदर कंट्री वॉज देयर, आई फॉरगेट द नेम, you comment in the comment box. एंड ट्रिपल अलायंस वॉज दी अनदर ग्रुप. तो ये 2 ग्रुप बने थे, सीक्रेट अलायंसेस बने थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पहले. ऐसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू होते होते भी ग्रुपिंग होने लगी थी, अलायंसेस बनने लगे थे. सो दैट्स इट फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट वीडियो आई एल गोइंग टू डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ 2024. उसका हम MCQ वाला पोर्शन करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.